ग्लोबल इकोनॉमी में 80% से ज़्यादा की भागीदारी रखने वाले 19 देशों और यूरोपीय यूनियन से मिलकर बने G20 समूह की 18वीं बैठक भारत के नई दिल्ली में आयोजित होनी है। और भारत का नई दिल्ली अर्थात राष्ट्रीय राजधानी का ये शहर पूरी तरह से इस बैठक के लिए सज धज के तैयार है। खास इसलिए है क्योंकि ये बैठक पहली बार भारत में आयोजित हो रही है। आज का हमारा संदर्भ इसी पर केंद्रित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, G20 में आमंत्रित संगठन। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस शीर्षक को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत कवर करेंगे, चलिए आइए पहले इसे देखते हैं। पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे कि अफ्रीकी संघ जिसको इस बैठक में आयोजित किया गया है, ये उन 6 संगठनों में से एक है। ध्यातव्य हो कि इन 6 संगठनों में से 3 संगठन क्षेत्रीय हैं और 3 संगठन अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो इन संगठनों के बारे में ही आज हमारी चर्चा केंद्रित होगी। एक एक करके हम इन संगठनों के बारे में जानेंगे जिन्हें न्योता दिया गया है, जिसमें अफ्रीकी संघ होगा, ऑर्डा नेपैड होगा, आसियान होगा जो तीनों क्षेत्रीय संगठन हैं। इसके बाद आईएसए होगा, CDRI होगा, ADB होगा और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले खबर देखें तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, G20 समिट हु आर द रीजनल इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स इनवाइटेड एज अ गेस्ट। इस खबर के आलोक में सबसे पहले हम अफ्रीकी संघ की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अफ्रीकी संघ अर्थात अफ्रीका के देशों का संगठन, ये एक महाद्वीपीय निकाय है। कौन सा महाद्वीपीय? तो अफ्रीका महाद्वीपीय, जिसका निर्माण अफ्रीका के महाद्वीप के देशों के द्वारा हुआ है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले 1963 में अफ्रीकी एकता संगठन नाम का एक संगठन बनता है, जो कि अफ्रीकी राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसके बाद लागोस प्लान ऑफ एक्शन आता है और इस योजना के तहत इस योजना को यह संगठन स्वीकार करता है और इस योजना में कुछ सुझाव दिए गए। उन सुझावों के आधार पर अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर और पश्चिमी देशों के ऊपर जो उनकी निर्भरता है उसको कम करने की दिशा में यह कदम उठाने के बारे में आगे सोचा गया। और इस दृष्टिकोण से आगे चलकर इसी के आलोक में, इसी अनुक्रम में 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन का स्थान ले लिया अफ्रीकी संघ ने। तो इस तरह से अफ्रीकी संघ पटल पर आता है और अफ्रीकी संघ का गठन होता है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीकी संघ और भारत कैसे एक दूसरे से, क्या महत्व है एक दूसरे के लिए इनके। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के और अफ्रीकी यूनियन के जो हित हैं एक तरह से साझा हैं। साझा हित का तात्पर्य यह हुआ कि जो बात या जो दिशा में सोच जिस प्रकार की भारत की है वैसे ही अफ्रीकन यूनियन की भी है। क्या क्या सोच है जिस पर साझा है इनके विचार? तो संयुक्त राष्ट्र सुधार में जो बात होती है कि अफ्रीका, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में जितने मुद्दे केंद्रित होते हैं उसमें ज्यादातर मुद्दों में अफ्रीका ही उसके संदर्भ में होता है, लेकिन अफ्रीका का प्रतिनिधित्व न होना, तो संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात की जाती है। साथ ही आतंकवाद का एक मुद्दा है जिसपे दोनों के हित साझा हैं, शांति स्थापना में भी साझा हैं, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये कुछ मामले हैं जिन पर इनके हित साझा हैं। आर्थिक हितों की अगर बात करें तो पिछले 1.5 दशक में अगर भारत और अफ्रीका के संदर्भ में हम देखें तो इनके व्यापार में भी काफी विविधता आई है। न सिर्फ विविधता बल्कि वृद्धि भी देखने को मिली है। साथ ही कोविड का जब समय था तो कोविड के समय में भारत और अफ्रीकी संघ के बीच काफी कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। भारत की तरफ से पैरासीटामोल जैसी दवाओं की आपूर्ति की गई। साथ ही वहां कोविड प्रबंधन में भी काफी इनको उपचार में भी सहायता दी गई। इसके अलावा संभावित अवसर भी कुछ हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं, जैसे कृषि और खाद्य सुरक्षा एक ऐसा अवसर हमें दिखाई देता है जिसमें इस संघ के साथ भारत बेहतर संबंध कर सकता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकता है। दोनों की परस्पर निर्भरता से दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो सकते हैं। कैसे? तो हम देखें, अफ्रीका की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र वहां काफी बड़ा है, काफी व्यापक मात्रा में है, लेकिन उस हिसाब से उसकी उत्पादकता नहीं है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, न सिर्फ क्षेत्र के मामले में बल्कि अपनी उत्पादकता के मामले में भी, तकनीकी के मामले में भी। तो भारत उसको इस दिशा में लाभान्वित कर सकता है। साथ ही वहां पर जो खाद्य सुरक्षा की, खाद्य संकट कह लें, उसको दूर किया जा सकता है भारत के सहयोग से। इसके अलावा नौ उपनिवेशवाद का मुकाबला, बेसिकली चीन एक ऐसा देश जो कि चेकबुक और डोनेशन की कूटनीति के तहत
चेकबुक और डोनेशन की कूटनीति, अर्थात अफ्रीकी देशों में वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देकर, सहायता देकर वहां पर अपनी नवोपनिवेशिक नीति के माध्यम से एक तरह से कब्जा करता है, वहां के जो हम कह सकते हैं एलिट वर्ग को अपने खेमे में लेता है। तो भारत के पास ये एक अवसर बन पड़ता है कि वो अपने आप को चाइना की नीतियों से अलग दिखाए और वो दिखाए कि भारतीय हित सिर्फ अफ्रीका में वहां के अभिजात वर्ग के साथ आगे बढ़ने की उसकी मंशा नहीं है, बल्कि वो आम जनता या पूरे अफ्रीका के हित के बारे में सोचता है। इसके अलावा वैश्विक प्रतिद्वंदिता को रोकना, ये भी इन दोनों का साझा मंतव्य है। दूसरा संगठन जिसको न्योता दिया गया, आप देख सकते हैं, उसका नाम है ऑर्डा नेपैड। पहले इसके नाम को देख लें, क्या नाम है इसका। तो अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी एंड न्यू, आप देख सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। ये बेसिकली ये दोनों को मिला के जून 2018 में ये संगठन अस्तित्व में आता है। और अगर थोड़ा हम पीछे चलें तो अफ्रीका के विकास के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे थे। 2001 से पहले भी कुछ संगठन बने जिसके माध्यम से इसके विकास के संदर्भ में प्रयास किया गया, जैसे ओमेगा प्लान आया था। इसके अलावा मिलेनियम अफ्रीकन रिकवरी प्लान था, ये आप देख सकते हैं, मैप जिसको कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2001 में न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, ये अस्तित्व में आता है। और बाद में इसी के बाद 2010 में नेपैड की ही प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है जून 2018 में, तो अस्तित्व में यह संगठन आता है। वस्तुतः अगर इसके बुनियादी सिद्धांतों की बात की जाए तो सुशासन, लोकतंत्र, मानवाधिकार और संघर्षों की समाप्ति, अफ्रीका में संघर्ष काफी लंबे समय तक चले, ये इसके बुनियादी सिद्धांत थे। और अगर उद्देश्य की बात करें तो गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था से अफ्रीका का एकीकरण, ये इसके कुछ बुनियादी उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं अगले संगठन पे। तो अगला संगठन है आसियान, जिसको इसमें न्योता दिया गया है। तो आसियान पर एक नजर डालें। इसके अगर पूरे नाम पर हम देखें, विचार करें, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आसियान कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। अर्थात दक्षिण पूर्व में स्थित जो एशियाई देश हैं उनसे मिलकर यह संगठन बना है। 8 अगस्त 1967 इसकी तिथि है, जब बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जहां पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होता है कुछ संस्थापक सदस्यों के द्वारा। अर्थात जिस वक्त हस्ताक्षर हुआ उस वक्त हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 5, बाद में उसमें और सदस्य बढ़ जाते हैं और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 10। तात्कालिक रूप से इस बैंकॉक घोषणा में हस्ताक्षर करने वाले देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। बाद में इसमें ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी जुड़ जाते हैं। इस तरह से 10 इनकी कुल संख्या है सदस्यों की। अगर उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता कैसे बनाई जा सकती है, इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना। इसकी मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है, इंडोनेशिया की राजधानी है। पहले सम्मेलन की अगर बात करें तो बाली में है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी हाल में इसका सबसे अद्यतन सम्मेलन कहाँ हुआ था। आगे हम अगले दृष्टि पर डालें, अगले बिंदु पर नजर डालें तो आधारभूत सिद्धांत पर अगर देखें कि इसका आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, ये इसका आधारभूत सिद्धांत है। और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, उनकी समानता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। दूसरे पर विचार करें तो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी मतभेद होंगे, जो भी विवाद होंगे, उनका निपटान किया जाएगा। आपस में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की धमकी या बल प्रयोग को नहीं किया जाएगा। और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा की भावना कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन बिंदुओं पर ये इनका विशेष बल है, ये इनके आधारभूत सिद्धांत हैं। आसियान और भारत की अगर बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आर्थिक युग है, व्यापारिक भागीदारी अर्थात हमारा आर्थिक लेन देन, तो ये इसके महत्व को दर्शाता है। भारत और आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता भी है, फ्री ट्रेड इन दोनों के मध्य होता है। और भारत और आसियान के मध्य निम्न विषयों पर सहयोग है। कौन कौन से विषय हैं जिस पर भारत आसियान एक दूसरे के सहयोगी हैं? तो कृषि क्षेत्र में है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में है सहयोगी,
अंतरिक्ष में है, पर्यावरण में है, जलवायु परिवर्तन में, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन। ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें भारत और आसियान एक दूसरे के सहयोगी हैं, जो इस बात की महत्ता को दर्शाता है कि यह संगठन भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अगले संगठन पर अगर दृष्टि डालें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात ISA भी जिसको कहते हैं। सोलर अलायंस का महत्व इसलिए है कि आजकल नवीकरणीय ऊर्जा पर वैश्विक समुदाय के द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। एक नजर डालें इसकी स्थापना पर तो नवंबर 2015 में यह स्थापित किया गया था। COP21 की बैठक हो रही थी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पर COP21 की बैठक के दौरान ही भारत और फ्रांस इन दोनों के संयुक्त प्रयास से यह अस्तित्व में आता है और अंतरराष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है ये। इसका विजन क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके विजन पर दृष्टि डालें तो आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। आप इस टैगलाइन से ही समझ सकते हैं कि इसका विजन क्या है। सूर्य को उज्जवल बनाए का मतलब ही हुआ कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और उस ऊर्जा को हम जिस माध्यम से जहां भी ले जाएंगे वो उसकी महत्ता को बताता है। साथ ही अगर मिशन की बात करें तो कितनी ही दूर क्यों न हो, हर घर में रोशनी जरूर होगी, ये इसका मिशन है। अर्थात सौर ऊर्जा के माध्यम से विश्व के कोने कोने को हम उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। इसका सचिवालय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत में ही गुरुग्राम में इसका सचिवालय है। साथ ही वर्तमान में अगर इसमें ISA फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या की बात करें तो ISA की जो वेबसाइट है, जगह जगह कई भिन्न भिन्न चीजें लिखी हैं, लेकिन ISA की वेबसाइट पे अगर देखें आप तो 116 हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या फिलहाल अपडेट है। दुनिया में ऊर्जा की पहुंच, सुरक्षा, सुधार के लिए सरकारों के साथ कार्य करता है और ये भी एक ऐसा संगठन है जिसको यहां पर न्योता दिया गया है। साथ ही सौर ऊर्जा को कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। COP26 के दौरान जो ग्लासगो में हुआ था वहां पर OSOWOG जारी किया गया था। अब क्या है OSOWOG? तो आप देख सकते हैं, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इससे आप समझ सकते हैं कि इस दिशा में इसको बढ़ावा देने का प्रयत्न हुआ। अगले संगठन पे अगर नजर डालें हम तो अगला संगठन है CDRI। CDRI बेसिकली आप देख सकते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों में बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक व ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है, जो जलवायु की आपदा आती है, तो उसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और साथ ही सतत विकास जो हमारा है वो हो सके, ये भी इसका लक्ष्य है। आगे अगर देखें तो एशियन डेवलपमेंट एक अगला संगठन है। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना की तरफ नजर डालें तो दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 68 है। इसका मुख्यालय मनीला है और ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक बैंक है। इसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग हो और कैसे उसमें तेजी लाई जाए, कैसे एक वित्तीय संस्थान के रूप में इसको स्थापित करके इसके माध्यम से इस क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाई जाए, वित्तीय विकास हो, इस दृष्टिकोण से इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र की वित्तीय भागीदारी में वित्तीय विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए इसकी स्थापना हुई थी। खासकर इसका कार्य क्या है? तो अपने सदस्य देशों में, जो इसके सदस्य देश हैं, उनकी वित्तीय सुरक्षा, उनके सहयोगियों को ये ऋण देगा, इक्विटी निवेश में सहायता करेगा, तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। ये दोनों विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बहुपक्षीय एक वित्तीय संस्था है और विश्व बैंक जिस मॉडल पर बनाया गया है उसी मॉडल पर यह भी आधारित है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में गरीबी एक बड़ी समस्या है, तो इसलिए भी इसके उन्मूलन के लिए ये प्रयास करेगी। साथ ही संप्रभु राष्ट्र और निजी क्षेत्र दोनों के लिए ये ऋण प्रदान करेगी। मध्यम आय वाले देशों के लिए ये हार्ड लोन देगी और जो गरीब देश होंगे जिनकी स्थिति खराब होगी उनको सॉफ्ट लोन देगी। अब ये हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन क्या होता है? तो हार्ड लोन बेसिकली वो होता है कि ये इसको उसी माध्यम में वापस लिया जाता है जो मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी सशक्त मुद्रा होती है और जो
गरीब देशों से जो सॉफ्ट लोन उनको दिया जाता है, तो ये लोन बहुत कम ब्याज पर होते हैं या तो ब्याज रहित होते हैं, इसको सॉफ्ट लोन कहते हैं। इसका फोकस एरिया क्या है? तो ऊर्जा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, परिवहन, शहरी विकास, जल, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम परिवर्तन, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, गवर्नेंस एवं पर्यावरण मैनेजमेंट, सतत विकास लक्ष्य, क्षेत्रीय सहयोग एवं समन्वय, सार्वजनिक निजी सहयोग, ये इसके कुछ फोकस एरिया हैं। आगे परिपाटी के अनुरूप आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न। आप अभ्यास प्रश्न का जवाब दें ताकि ये लगे कि आपने संदर्भ को ठीक से समझा है। निम्न कथनों पर विचार करें। अफ्रीकी संघ 2002 में अस्तित्व में आया, पहला कथन है। दूसरा कथन, 1966 में स्थापित आसियान का मुख्यालय काठमांडू में है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें जरूर। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। फिलहाल धन्यवाद।